वेलकम फ्रेंड्स टू टॉपर क्लब IAS अकेडमी। माय नेम इज़ ऑन MD। दोस्तों, टॉपर क्लब IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विगत कई वर्षों से टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहा है, परंतु यह माध्यम पहले ऑफलाइन मोड पर होता था। कोविड के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हर क्षेत्र में बदलाव आया, तो इसी को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी ने पूरी तरीके से अपने आप को ऑनलाइन माध्यम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। तो आपको टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विभिन्न सिलेबस अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं, और साथ में उसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर किस तरीके से और कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें कहाँ से कवर करनी है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे पहले कि मैं जो है आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दूं कि टॉपर्स क्लब पर आपको और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। आपको वहाँ पर ज्योग्राफी के लेक्चर, पॉलिटी के लेक्चर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स के लेक्चर, हिस्ट्री के लेक्चर मैं ही आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इतिहास और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लेक्चर भी उपलब्ध हैं। तो आप वहां से जाके आसानी से सारे लेक्चर्स को इन छुट्टियों के दौरान देख सकते हैं और अपने सिलेबस को और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को इतिहास पढ़ाऊँगा, जो कि कंप्लीट भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास होगा। तो इसमें मुझे जो है मुख्य फोकस हमारा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि UP PCS RO और ARO पर है। और ये परीक्षा RO ARO की तो PCS के बाद होगी। PCS की परीक्षा जून के महीने में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स की तरह चलाया है, जो कि आपका UP PCS क्रैश कोर्स रहेगा, जो PT की कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका RO ARO का भी सिलेबस इसमें समाहित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास पढ़ने की। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि भारतीय इतिहास को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से कवर करके चलना है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है कि उसका सिलेबस, कि सिलेबस जो है पाठ्यक्रम क्या है, कि चीज़ों को कितना पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मार्केट से लेकर कोचिंग में अवेलेबल हैं, परंतु हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड को समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है एनालिसिस की और सिलेबस की। और उससे भी महत्वपूर्ण आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखें तो इतिहास में हमें भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत के इतिहास कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन अगर आप उसके महत्व के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें भी अगर आप अंदर ध्यान से जाकर समझें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमको इतिहास में क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले एक बार यहाँ पर ब्रीफ में सिलेबस समझ लेते हैं कि हमको सिलेबस में क्या क्या मेंशन है और कितना पढ़ना है वहाँ से। क्योंकि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये UP PCS PT यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और RO ARO को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो एज सच RO ARO का सिलेबस तो नॉर्मल होता है। हम लोग को ध्यान से जो देखना है वो UP PCS PT का सिलेबस समझना है कि UP PCS प्री के सिलेबस में क्या चीज़ें उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी हैं। तो भारतीय इतिहास के सिलेबस को अगर आप देखिएगा कि नोटिफिकेशन में क्या गिवन है, तो सिर्फ एक लाइन का सिलेबस लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। मैं एज इट इज़ उसी लाइन को अगर लिखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये जो है UP PCS और UPSC दोनों में सिर्फ एक लाइन मेंशन की गई है
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो हमें यहाँ पे उन्होंने एक लाइन दे के छुटकारा ले लिया, लेकिन हमें ये बात यहाँ समझनी है कि भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। और भारत के इतिहास में ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आ रहा था, परंतु इन्होंने इस पॉइंट को अलग से साफ साफ लिख दिया है। तो इसे हम लोग अगर अंदर इसके जाकर और इसको सिलेबस को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ें हमें किस तरीके से पढ़नी है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पहले समझेंगे। एक हिस्सा इसका आपके सामने है भारत का इतिहास और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस पीटी के सिलेबस को जो यूपी पीसीएस के सिलेबस में दे रखा है वो सिर्फ एक लाइन मेंशन की गई है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है इस सिलेबस के अंदर जाकर हम लोग एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके समझते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो अगर मैं बनाऊं तो ये होगा भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में आप देखें तो भारत का इतिहास मुख्य तौर पे 3 भागों में हम लोग आसानी से विभाजित कर सकते हैं। एक पार्ट तो आपके पास आ जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इसका तीसरा भाग जो आएगा ये आपका आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास ये भारत के इतिहास में आएगा, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यहाँ पर आप प्राचीन को देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की डिटेल में जाएं कि हमें पीटी के लिए प्राचीन इतिहास कहाँ तक और कितना पढ़ना है, तो इसमें से एक पार्ट हम लोग उठा लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग देखें कि इतिहास का जो लेखन कार्य है उससे पहले भी भारत में इतिहास मौजूद था या विश्व में इतिहास मौजूद था। तो वो जो इतिहास जिसके हमको साक्ष्य मिलते हैं जो साहित्य के फॉर्म में नहीं हैं, बल्कि वो एक पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी कि उनके कुछ पुराने हमको बर्तन, उनके जो है कुछ हथियार, उनके द्वारा बनाए गए कुछ मृदभांड या कुछ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो उसके आधार पर हम लोग प्राचीन इतिहास की व्याख्या करते हैं। तो अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से आप देखें कि अगर हम लोग और थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं शुरुआत से कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। पृथ्वी का निर्माण तकरीबन 4.5 अरब साल, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति। फिर उसके बाद अगर आप और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इस पर जीवन का अस्तित्व कब आया। तो जीवन का अस्तित्व, तो पृथ्वी का निर्माण होने के बाद तकरीबन 1 अरब साल बाद उसके पृथ्वी पर जीवन की संभावना हुई, यानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व। अरब वर्ष पूर्व 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके 1 अरब साल के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, यानी यहाँ पर जीव अस्तित्व में आए। इसके बाद अगर इसी क्रम को आप आगे बढ़ाएं तो जीवन की उत्पत्ति का मतलब कि अभी मानव नहीं आए थे, अभी छोटे छोटे जीवाश्म की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी। अब इसी क्रम में आप आगे देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। मानव की उत्पत्ति तो आज से तकरीबन 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व, 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। ये मानव आदिमानव थे, न कि ये आधुनिक मानव थे। 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई कि पृथ्वी का निर्माण,
जीवन की उत्पत्ति या जीवन का अस्तित्व या मानव की उत्पत्ति या मानव का अस्तित्व कब यहाँ पर होता है। तो मानव की उत्पत्ति जो हुई वो 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व आज से पहले हुई थी, परंतु ये जो मानव था ये आधुनिक मानव नहीं था। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब होती है इसे हम लोग आगे देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। आधुनिक मानव की उत्पत्ति, जैसा पहले हमने इससे पहले देखा कि मानव की उत्पत्ति 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व हो रही, परंतु वो मानव आधुनिक मानव नहीं थे। वो जो है वो मानव आज के प्रेजेंट मानव के रूप में नहीं थे। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई। मानव की उत्पत्ति 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व और आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। तो ये आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसके आगे अगर आप और बढ़ेंगे, मानव की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग इस क्रम को समझ रहे हैं। फिर मानव की उत्पत्ति के बाद अब अगला चरण जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल या इसी को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर का काल। अब जो इससे पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि भारत के इतिहास में हमको प्राचीन पढ़ना है, तो प्राचीन को फिर मैंने डिटेल में समझा यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर जीवन अस्तित्व में आया, मानव की उत्पत्ति हुई और मानव की उत्पत्ति के बाद आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आधुनिक मानव की उत्पत्ति के बाद प्रागैतिहासिक काल आया। तो अभी तक हमको ये जो आपको आधुनिक मानव की उत्पत्ति से पहले की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सर ज्योग्राफी में कंप्लीट कराते हैं और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। परंतु अब यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से ही इतिहास लेखन की और साक्ष्य को समझने और उसको बटोर के उसमें से मानव जीवन के विषय में साक्ष्य को जुटाने और उसको समझने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो हमको जो पढ़ना है वो प्रागैतिहासिक काल से पढ़ना है। अगर इस प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के संदर्भ में हम समझें कि ये काल कब से शुरू हुआ, तो मैंने बताया कि 2 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसका नाम प्रागैतिहासिक क्यों पड़ा? इतिहास को समझने के लिए आपको 2 साक्ष्यों की ज़रूरत पड़ती है, 2 चीज़ों की। पहला, या आपके पास साहित्य होना चाहिए, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ है कि आप पास उस समय लिखी हुई कोई पुस्तक होना चाहिए या उस समय लिखी हुई किसी ताम्रपत्र पर या किसी चमड़े के पत्र पर आप पास लिखे हुए कुछ वहाँ के जानकारी मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप पास साहित्यिक जानकारी नहीं मौजूद है तो उस समय की साहित्यिक जानकारी इसे लिख लीजिए। अगर उस समय की आप पास साहित्यिक जानकारी नहीं मौजूद है तो आपके पास दूसरा जो स्रोत होता है उस काल के विषय में अध्ययन करने का, वो होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कि आपके पास खनन उत्खनन से कुछ आपके पास पाषाण पाषाणकालीन आपके पास कुछ औजार मिल सकते हैं या आपके पास जो है पत्थरों से बनी हुई फलकों की कुछ आकृतियाँ मिल सकती हैं, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसमें हमारे पास साहित्यिक जानकारी या साहित्यिक स्रोत के विषय में कोई जानकारी नहीं मौजूद है, यानी उस समय तक लिखावट नहीं थी, लोग लिखना नहीं जानते थे, तो इस विषय में साहित्यिक स्रोत का पूरी तरीके से अभाव रहता है।
तो उस काल को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्रोत है, उस स्रोत को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी खनन उत्खनन करने के बाद हमें जो वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस समय जो हमें उनके द्वारा इस्तेमाल की गई, यूज़ की गई वस्तुएं मिलती हैं, उनके आधार पर हम जो गणना करते हैं वो प्रागैतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल आपका क्लियर हो गया होगा कि साहित्यिक जानकारी मुझे नहीं उस समय की पता है, उस समय उन लोगों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तो इसका अभाव रहता है। उनके पास उस समय सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य रहते हैं जिसको आधार बनाकर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल हमें यहाँ से पढ़ना है। अब प्रागैतिहासिक काल, या इसी को हमने बताया था कि पाषाण काल भी कहते हैं, तो इसके भी 3 भाग हैं। ये अभी तक हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल सिलेबस हम लोग समझेंगे, फिर आगे जो हम लोग को कंटिन्यू करना है आधुनिक भारत का इतिहास वो शुरू करते हैं। इसे पाषाण काल भी कहते हैं। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में, जैसा मैंने बताया, कि बांट रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, यानी इस समय जो मानव थे वो पत्थरों का यूज करते थे, उन्हें लोहे की या और किसी प्रकार के धातुओं की जानकारी उस समय तक नहीं मालूम थी। तो प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसका कालक्रम क्या रहेगा? तो जैसे मैंने बताया था कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, तो 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 BC तक, यानी आधुनिक मानव की उत्पत्ति के बाद से लेकर 10,000 BC तक, यानी आज से 10,000 साल पहले का जो कालक्रम है वो आता है पुरा पाषाण काल। इसका जो दूसरा भाग आएगा पाषाण काल का, वो आएगा पुरा पाषाण के बाद दूसरा पार्ट इसका आ जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसका कालक्रम आ जाएगा आपका 10,000 BC से लेके जहाँ से पुरा पाषाण समाप्त होता है। 10,000 BC से, 10,000 BC से इसे हम लोग लिखते हैं 6,000 BC तक, 6,000 BC, 6,000 BC तक। और इसी प्रागैतिहासिक या पुरा पाषाण या पाषाण काल का तीसरा भाग जो आएगा, एक तो आपने पढ़ा पुरा पाषाण, दूसरा पढ़ा मध्य पाषाण, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, यानी पाषाण काल का सबसे नवीन या नूतन काल ये रहता है। इसका कालक्रम है 6,000 BC से, 6,000 BC से, यानी जहाँ से ये समाप्त हो रहा वहाँ से 3,000 BC तक। BC यानी बिफोर द क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। तो हम लोग ने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल के 3 भाग हैं। इन 3 भागों को मैंने बताया कि पुरा पाषाण काल 2 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 BC तक, मध्य पाषाण काल में मैंने देखा कि 10,000 से 6,000, और नव पाषाण काल में 6,000 से लेकर 3,000 BC तक ये कालक्रम में विभाजित किया गया है। अब इनमें पुरा पाषाण में भी 3 प्रकार के आ जाएंगे, नव पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण। तो इसको हम लोग जब प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ इसको एक बार डिटेल से समझकर दोबारा सिलेबस की चर्चा करते हुए विषय को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस समझना है कि सिलेबस में भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। तो ये हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल यानी जिसमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं मौजूद हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके बेस पे हम लोग जो है इसका गणना अध्ययन करते हैं उस काल के। अब ये 3,000 BC के बाद अब हम लोग के पास जो आगे का कालक्रम आएगा वो देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद जो अगला काल आता है उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि पूरा पाषाण काल या पाषाण काल की जो काल है वो समाप्त हो रहा है 3,000 BC तक। तो आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होगी? 3,000 BC के बाद से।
तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल, जैसा मैंने शुरू में बताया कि किसी इतिहास को समझने के लिए किसी स्थान के हमारे पास दो स्रोत होते हैं, या तो एक साहित्यिक स्रोत हो या पुरातात्विक स्रोत हो। तो यहाँ पर भी सेम वही दोनों चीज़ होगी, साहित्यिक स्रोत, इन्हीं के आधार पर हम लोग चेक करेंगे कि वो आद्य है या पाषाण, पूरा पाषाण है। दूसरा आपका साहित्यिक और दूसरा आपका इसमें आ जाएगा पूरा तात्विक। तो आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत भी उपस्थित है और पुरातात्विक स्रोत भी हमें मालूम है, परंतु समस्या ये है कि जो साहित्यिक स्रोत है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी लिपि या उनके लेखन को अभी भी यहाँ इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उपस्थित है परंतु पढ़ा नहीं जा सका और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, तो इसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध है, परंतु जो साहित्यिक स्रोत है उसे अभी पढ़ा नहीं गया है। उसे पढ़ने की कोशिश है, परंतु अभी तक उसकी लिपि के बारे में मनुष्य समझ नहीं पाया है, तो इसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल में कौन कौन से पीरियड हैं जो, या कौन कौन से कालखंड हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो एक तो आप सुनते आए हैं कि हड़प्पा काल, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं, और दूसरा वैदिक काल। तो इसमें हड़प्पा काल और दूसरा इसी का भाग आता है वैदिक काल। हड़प्पा काल और वैदिक काल। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि 3000 BC तक ही चलता है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। तो हड़प्पा काल की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, ये 3000 BC से लेकर 3000 BC से कहीं कहीं आपको 2700 BC भी ये मिलेगा। 3000 BC से लेके ये आपको 1500 BC तक, 1500 BC तक ये हड़प्पा कालीन, जिसमें हमको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि आज भी हड़प्पा कालीन लिपियाँ पढ़ी नहीं जा सकी हैं, वो चित्रात्मक हैं, अक्षरात्मक नहीं है। और दूसरा वैदिक काल। अब वैदिक के भी दो भाग हो जाते हैं। एक भाग को हम लोग बोलते हैं कि ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और इसी के दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का मतलब कि इस काल में ही ऋग्वेद की रचना की गई थी। केवल एक ही ग्रंथ जो सबसे प्राचीन है, एक ही वेद था हमारे पास, ऋग्वेद। तो उसी के नाम पर इस काल का नामकरण कर दिया गया कि ऋग्वैदिक काल। अब इसका कालक्रम वही रहता है 3000 या 2700 BC से लेकर ये हमारा 1500 के बाद से लेकर 1500 BC से लेकर ये आ जाएगा आपका 1000 BC तक। इसे बोलेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल, यानी इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में आप हम देखेंगे तो इसमें आपके बाकी के ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद बचते हैं उनकी रचना की जाती है, यानी सामवेद, यजुर्वेद और ये आपका उत्तर वैदिक काल में इसका टाइम पीरियड आपको 1000 BC से तकरीबन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा 600 BC या 650 BC तक। ये आपके आ गया वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसका कालक्रम आ गया 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल और 1000 BC से 650 BC तक उत्तर वैदिक काल। अब इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलें तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो नया काल आएगा या जिसका नामकरण किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं महाजनपद। और इसी में हम लोग देखेंगे आगे कि बौद्ध, जैन,
आदि धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। तो ये हम लोग महाजनपद और बौद्ध हैं जैन धर्म के उदय से लेके आगे फिर इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अशोक, मौर्य काल के बाद ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो ये हम लोग ने पढ़ा कि प्राचीन में क्या क्या हम लोग को कवर करना है। इसी प्रकार आपका पिछले स्लाइड पर जाके अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे मैंने बताया था कि भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हमने बताया कि महाजनपद, और महाजनपद के बाद फिर हम लोग के बौद्ध आ जाएंगे, बौद्ध के बाद जैन आ जाएंगे, जैन के बाद फिर हमको इसी क्रम में आगे मौर्य पढ़ना है, नागवंश, शिशुनाग वंश पढ़ना है, और फिर गुप्त वंश पढ़ना है, और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे आएंगी। वो फिर प्राचीन में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अब सेकंड पार्ट जो आता है ये मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत आप जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? लगभग 950 या 1000 से लेकर 950 या कहीं कहीं आपको ये 1000 ईस्वी मिलेगा। BC नहीं, ये ईस्वी होगा। 950 या 1000 ईस्वी से लेकर आपको ये चीज़ें मध्यकाल की 1707 यानी औरंगजेब की, ये चीज़ें 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक कि हमको कवर करनी पड़ेगी। तो मध्यकाल जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ उसकी बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो आपका आ जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इसका तीसरा पार्ट है भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा बिंदु आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो कवर किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक आती है आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत के इतिहास में भी 3 पार्ट में अगर हम इसको अंदर जाकर डिवाइड करें तो वो हमको ब्रॉडली 3 हिस्सों में मिलता है। पहला पार्ट तो पहले दूसरा पार्ट आप देखें, फिर दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो आएगा आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का भारत या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख लीजिए इसे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व का भारत। और इसका तीसरा भाग है आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत। तो दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने बताया कि वहाँ तो सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम डिटेल में जाएं तो हमको 3 हिस्सों में ये मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व का भारत कैसा था, दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का चरण जो हमारा 1947 तक चलता है वो आएगा, और तीसरा जो आएगा आज़ादी के बाद का भारत। और राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व का भारत अगर हम इसको कालक्रम में डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये आता है 1707 से लेकर 1947 तक। और राष्ट्रीय आंदोलन इसको आप जो है 1707 से लेकर इसे 1885 या 1885 आप कर सकते हैं कांग्रेस की स्थापना तक। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1885 से लेकर ये आपका 1947 तक का भारत आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और 1947 के बाद से लेकर वर्तमान तक जो हिस्सा आपके पास है वो आ जाएगा आज़ादी के बाद का भारत। तो हमको आधुनिक भारत के इतिहास में यहाँ तक चीज़ें कवर करनी है।
जो कि ये आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाएगा, और मेंस के सिलेबस हम अलग से दूसरे वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो कहाँ से शुरुआत की जाएगी, तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ कि हम लोगों को चीज़ें कहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरू करनी है और कहाँ पे जाके ख़त्म करना है। क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों के आगमन से प्रायः हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं, परंतु यूरोपियों के आगमन से पहले अगर हम थोड़ा सा देखें कि 1707 के बाद जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय भारत की परिस्थिति क्या रहती है, और भारत में जो मौजूद मुग़लों के खंडहर पे नए नए उस समय जो स्वतंत्र राज्य निकलते हैं, कुछ राज्य मुग़लों के उत्तराधिकारी होते हैं, कुछ राज्य उसमें से मुग़लों के विद्रोही राज्य होते हैं, कुछ उनके स्वायत्त राज्य होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर उन राज्यों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मैसूर आएगा, मराठा आएगा, हैदराबाद है, अवध है, बंगाल है, ये सारे अलग अलग राज्यों को हम लोग स्वतंत्र राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, और यूरोपियों के आगमन से 4-5 कंपनियाँ आई थीं, जिसमें आपका पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली के बाद आपका डच आएंगे, डच के बाद आपका डेनिश आएंगे, अंग्रेज़ आएंगे, उसके बाद आपका लास्ट में अंतिम यूरोपीय शक्ति आने वाली फ्रांसीसी होती है। तो उन सारी कंपनियों को देखेंगे, और उस कंपनी के बाद भारत में आपस में उन कंपनियों के बीच में किस प्रकार संघर्ष चल रहा था भारत में साम्राज्यवादी नीति के विस्तार के क्रम में, तो उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर इन सारी शक्तियों को हटाकर यहाँ पर जिनका एक अधिकार हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वो अंग्रेज़ थे। तो हम लोग उसके बाद अंग्रेज़ों की नीतियों को देखेंगे, उनकी साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार कैसे हुआ, अलग अलग राज्यों पे उन्होंने किस तरीके से कब्जा किया, उन सारी चीज़ों को देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ पहले कि हम लोग को कहाँ से कवर करना है। वो होगा कि मुग़लों के पतन का कारण, मुग़लों के पतन का कारण। डायरेक्टली सिलेबस में तो ये बिंदु नहीं है, उन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है, लेकिन मुग़लों के पतन का कारण पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस समय भारत में यूरोपीय कंपनी आ रही थी तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो किस तरीके से एकदम से हिली डुली हुई थी, वो उस बात का अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप लोग मुग़लों के पतन का कारण और मुग़लों के पतन के कारण के बाद भारत में जो एक स्थिति डामाडोल की बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति थी कि मुग़लों के बाद जो भारत में नई शक्ति आएगी, या भारत में जिस तरीके से मराठा उस समय सबसे पावरफुल थे, इनमें कौन सी शक्ति मुग़लों के द्वारा जो खाली स्थान है उसको वो फिल करेगी। तो इस क्रम को हम लोग देखेंगे कि मुग़लों के पतन का कारण क्या क्या था। तो 2 मिनट के अंदर हम लोग एक बार रिकैप कर लें कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ प्री का सिलेबस बताया है। मेंस का सिलेबस के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा मेंस का सिलेबस पता चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग पीटी को पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर, तो इसलिए हमने अभी आपको प्री के हिसाब से बताया। तो भारत का इतिहास हम लोग ने 3 हिस्सों में देखा, फिर एक एक पार्ट को उठा के हम लोगों ने डिटेल में समझने की कोशिश किया कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव का अस्तित्व और उसके बाद आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें देखा। फिर हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति के बाद प्रागैतिहासिक काल आया। प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। किसी भी इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य 2 ही होते हैं। तो उस समय हमारे पास ना तो साहित्यिक स्रोत मौजूद था, क्योंकि लिखना पढ़ना वो नहीं जानते थे, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के ही आधार पर हमें उनके विषय में जानकारी मिल पाती है। फिर हम लोग ने इसके आगे देखा कि प्रागैतिहासिक काल भी 3 कालों में बटा हुआ है, जो मैंने आपको कालक्रम यहाँ डिटेल में बताया। इसके बाद फिर आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास साहित्यिक स्रोत मौजूद हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है हमारे पास, जैसे मृदभांड हुए, धूसर चित्रित मृदभांड, ये सारी चीज़ें हम लोग हड़प्पा और वैदिक काल में देखेंगे। फिर हम लोग ने देखा वैदिक काल में 2 पार्ट हैं, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद महाजनपद, बौद्ध, जैन और उस मौर्य आएंगे। मौर्य के बाद हम लोग फिर देखेंगे किस तरीके से शुनाग वंश आता है, बाद में वो हर्यक वंश और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, वो हम लोग वहाँ डिटेल में कवर करेंगे। फिर मैंने बताया कि ये दूसरा पार्ट इसका आएगा भारतीय इतिहास में मध्यकालीन का, और मध्यकाल का जो इतिहास हम लोग देखेंगे वो मध्यकाल में डिटेल में पढ़ेंगे।
यहाँ मैं सिर्फ आपको हिंट करके छोड़ दे रहा हूँ। फिर आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको 3 भागों में इस इतिहास को डिवाइड किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, यानी आज़ादी मिलने के बाद भारत में किस तरीके की परिस्थितियाँ बनी, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया कि आज पीटी के सिलेबस के हिसाब से हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। एक बात ध्यान रखना है कि इन सारे के सारे सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी जहाँ से प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक आती है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा। क्योंकि अगर आप वहाँ से देखेंगे तो जितने क्वेश्चन आपके मध्यकाल और प्राचीन को मिला के आते हैं, आधुनिक वहाँ से अकेले उतना ही क्वेश्चन को कवर कर लेता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो आधुनिक काल के भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे होगा और आज़ादी के बाद के भारत पर होगा। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला हम लोग जो नया वीडियो शुरू करेंगे वो आएगा मुग़लों के पतन का कारण, और मुग़लों के पतन के बाद भारत की स्थिति और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।